डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश होता है आपके एग्ज़ाम में जो पढ़ने का होता है वो इंग्लिश तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए सेम होता है। मतलब सिलेबस एक ही होता है, बस आपके जो क्वेश्चन है उसका लेवल अलग होता है और क्वेश्चन अलग होता है कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सिलेबस बता रहा हूँ ये आपको प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है जो बिहार बोर्ड ने अभी तक एग्ज़ाम लिया है और साथ में जो मॉडल पेपर जारी करता है बिहार बोर्ड उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। और फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ उसके बेस पे मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा जो सिलेबस है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश पेपर का, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश पेपर के सिलेबस को देखेंगे। तो जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 50% यानी 50 जो मार्क्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए अगली बात याद रखिए कि जो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से कोई 50 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे पहला जो है ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और दूसरा वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ग्रामर के कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में ये भी बताऊंगा कि वोकैबुलरी के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है वो टेक्स्ट बुक, जो आपका जो बुक चलता है रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आपका जो सिलेबस है ना उसमें 2 बुक है, याद रखिएगा। पहला जो बुक है उसका नाम है रेनबो और दूसरा बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये दोनों बुक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि जो ग्रामर जो हमारा पोर्शन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो ग्रामर जो टॉपिक्स हैं, मतलब ग्रामर जो है सेक्शन, उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर है आर्टिकल। इस बार ये जो चैप्टर है इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और हर बार ऐसा ही हुआ है, कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कभी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए हैं। लेकिन इस बार का जो है इस बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो इससे आपको बहुत अलग अलग तरह के, जैसे इसमें अगर सब टॉपिक में जाएंगे तो मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आए हैं कि जो मॉडल वर्ब कौन कौन होते हैं उनको आपको पढ़ना होगा, उनका यूज पढ़ना होगा, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स हैं उसको आपको पढ़कर जाना होगा। और मैं ये सारे टॉपिक इसी चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, और इस बार के एग्जाम में देखा गया कि कॉजेटिव वर्ब से भी क्वेश्चन पूछे गए। आज से पहले, मतलब इस बार से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुआ है 12th क्लास बिहार बोर्ड का, उसमें कॉजेटिव वर्ब के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन इस बार जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है इसमें एक क्वेश्चन कॉजेटिव वर्ब से भी पूछे गए हैं।
तो ये आप याद रखिएगा, आपको तो वर्ब पढ़ना ही है, जितने तरह के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, सारे पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉडल वर्ब और कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, अगला पॉइंट है डिग्री। डिग्री के क्वेश्चन, जो डिग्री चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पहले पूछा जाता था और बीच में 2-3 साल नहीं पूछा गया। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि फिर से डिग्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन फिलर टाइप में पूछे गए हैं। डिग्री बनाना नहीं था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाइए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बस आपको पूछा गया था, एक सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें 4 ऑप्शन थे और आपको बताना था कि इस खाली जगह पे सुपरलेटिव डिग्री का कौन से फॉर्म यूज होगा। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको वहाँ पे उस खाली जगह पे भरना था। तो मैं आपको पूरा डिटेल में ये चैप्टर भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है या फिर आप कहें जो चैप्टर है, वो है क्वेश्चन टैग। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पहले के एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। इस बार और इसके पहले यानी 2 साल से क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से पूछा गया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये नया चैप्टर जुड़ा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। अगला जो पॉइंट है यह सिंटेक्स, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें आपको पढ़ना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं और ये बिहार बोर्ड का सबसे हॉट टॉपिक है। कहने का ये मतलब है कि बहुत सालों से, लगभग अगर देखें तो जितने सालों से एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ले रहा है उसमें सारे के सारे ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स के तो कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मतलब अगला जो चैप्टर है वो है जेरंड और इन्फिनेटिव। अब ये भी जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन नहीं आते थे पहले के एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे भी आपको पढ़ना है अब से, ठीक है। और मैं आपको ये सारा का सारा जो नया चैप्टर जुड़ा है ना और जो पुराना चैप्टर है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। जो पहले पूछा जाता था उस चैप्टर को भी, और जो इस बार कुछ नए चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी। और मैं सारा करवाऊँगा इस चैनल पे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है। अगला जो है बिहार बोर्ड का, ये भी हॉट टॉपिक है, प्रीपोजिशन। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखा जाता है और इस बार तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं और पहले के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो ये चैप्टर को आपको प्रिपेयर करके ही जाना है और इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। चलिए अगला जो चैप्टर है ये टेंस। अब बात ये है कि जो टेंस है ना, ये भी पहले पूछा जाता था और आज भी पूछा गया है। कहने का मतलब कि इस बार भी पूछा गया है और पहले के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आएगा ही आएगा। और इससे क्वेश्चन 2 तरह के पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिलर वाला पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। जो फिलर टाइप होता है ना, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें यहाँ पे खाली जगह होता है और 4 ऑप्शन होते हैं और आपको बताना होता है कि इस सेंटेंस में किस टेंस की वर्ब का प्रयोग होगा, किस टेंस की क्रिया आएगी। तो वो टेंस से रिलेटेड ही होता है। तो ये फिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि टेंस के बेसिक रूल पे आधारित होते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ट्रांसलेशन बनाने का। आपको दे दिया जाता है 7 सेंटेंसेज और उसमें से आपको कहा जाता है कि कोई 5 सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना कर दो। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 सेंटेंस में से, मतलब जो 7 जो दिया जाता है उसमें से कम तो 5
जो लाइन होते हैं वो टेंस के डायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी जो कि ये टेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मतलब आप जब टेंस पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी सहायता से आप ट्रांसलेशन बनाते हो, है ना। तो आपको ये रूल्स भी पढ़ के जाना है और स्ट्रक्चर भी सारे याद करके जाना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो है वॉइस। ये भी पहले भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जाता है, और इसमें आपको पूछा जाता है एक्टिव से पैसिव ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनका पैसिव कौन होगा, या फिर कभी कभी पैसिव सेंटेंस दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इनका एक्टिव कौन सा होगा। तो ये दोनों तरह से पूछा जाता है, तो इसे भी आपको पढ़ के जाना है। अगला जो चैप्टर है ये है नरेशन, जिसे आप स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, मतलब इसका जो क्वेश्चन आता है दो तरह के आता है। उसी तरीके से जैसे वॉइस का आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डायरेक्ट नरेशन में और पूछा जाता है कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, या फिर कभी कभी क्या करता है कि इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका डायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसको आप भी आपके कॉपी में सारा जो सिलेबस का जो चैप्टर है ना वो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप पढ़ोगे और उसको रिवाइज करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और अगला जो चैप्टर है इसका नाम है कॉम्बिनेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी पहले भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जाता है। तो कॉम्बिनेशन आपको पढ़ के जाना है। इसमें कुछ रूल होते हैं, 8-10 रूल होते हैं। मैंने आपको इस चैनल पे ये चैप्टर करवाया भी हूँ और फिर से करवाऊँगा। और साथ में आपको पढ़ के जाना है सेंटेंसेज बोलें तो असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो 11 चैप्टर है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है, सिंटेक्स आपको पढ़ ही के जाना है, उसके बाद प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस और नरेशन। यहाँ पे मैं जो जो मार्क कर दिया हूँ वो आपको हर हालत में पढ़कर जाना होता है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अगला हमारा पोर्शन है, जो अगला जो पॉइंट्स है वह वोकैब, जिसे आप कहते हैं वोकैबलरी, मतलब जो आप याद करते हैं मीनिंग, शब्दावली, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड। होता क्या है कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं और उसमें कहता है आपका एग्जामिनर कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताओ। करेक्टली बोलने का मतलब कि कौन सा ऑप्शन का स्पेलिंग करेक्ट है, सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा टाइप इसी में बनता है मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब कि आपको चारों ऑप्शन में बताना होता है कि कौन सा जो ऑप्शन है जिसका स्पेलिंग गलत स्पेल्ड है, मतलब गलत लिखा हुआ है। तो सही वाला भी पूछा जाता है और गलत वाला भी। और ये काफ़ी बेसिक जो होते हैं ना स्पेलिंग डेली यूज के वर्ड वही पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इसके लिए आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर भी मैं आपको करवाऊंगा, ये सारा चैप्टर में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वह करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेज। मतलब जो आपका एग्जामिनर क्या करता है ना कि 4 सेंटेंस दे दिया होता, आपको 4 सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है। और उसमें बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। और फिर दूसरा तरह के क्वेश्चन इसी में बनता है कि 4 सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है।
तो इसमें भी करेक्ट वाला भी पूछता है और इनकरेक्ट वाला भी। और इसको आप कैसे बनाओगे, आपका जो बेसिक ग्रामर का जो अंडरस्टैंडिंग होगा, जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज होगा, उसके बेसिस पे आप बनाओगे कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह इडियम्स एंड फ्रेजेज, मतलब जो लोकोक्तियाँ, जो आप हिंदी में बोलते हो लोकोक्तियाँ और कहावतें, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इडियम एंड फ्रेजेज। ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था और आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा और ये भी मैं आपको करवाऊंगा ज़रूर। ठीक है। अगला पॉइंट है एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम का मतलब हिंदी में आप समझ लो विपरीतार्थक शब्द, जिसे आप विलोम शब्द बोलते हो, और सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची शब्द। तो ये आपका मीनिंग का पार्ट हो गया ना, ये सारे के सारे मीनिंग के पार्ट ही हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो सिमिलर मीनिंग है, मतलब जो सिनोनिम है वो बताइए, या फिर इसका जो विपरीत मीनिंग है वो आप बताइए। तो आप 4 ऑप्शन में से आप बता दोगे ना। बहुत ही इजी पूछता है, बहुत ही बेसिक मीनिंग यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कैसे करना है अपने एग्जाम में। अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था, ध्यान से सुनिएगा। पहले के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ये भी पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो आप पढ़ते हो ना हिंदी में कि जो शाक और सब्जी खाता है उसे शाकाहारी बोलते हैं, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में होता है। ठीक है। और मैं इसको डिटेल में आगे जब चैप्टर करवाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको लेक्चर के दौरान करवाऊंगा। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन जो टाइप है ये बहुत ही अजब और गजब है। ये टाइप है ऑड वन आउट। इस बार आपके एग्जाम में ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा गया। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं और इसमें बताना होता है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन ऐसा है जो इन तीनों से अलग है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन होता है ना कि जैसे कोई 4 ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, तो पहले ऑप्शन में पढ़ाई से रिलेटेड बात है, दूसरे ऑप्शन में भी पढ़ाई से रिलेटेड बात है, तीसरे ऑप्शन में भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात लिखी गई है, लेकिन चौथे ऑप्शन में आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड बात है। ठीक है। तो होता ये है ना कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो अलग होता है, जो उन चारों ऑप्शन में अलग ऑप्शन होता है, तीनों से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम टिक लगाते हैं। ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो जो भी आपके मन में पॉइंट्स डाउट आ रहे हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला अब चलते हैं। अगला जो टाइप होता है जो ऑब्जेक्टिव, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रोज क्या होता है, जो आपको रेनबो वाला बुक है ना उसके जो शुरुआती के जो चैप्टर हैं, जो एसेज हैं, जो स्टोरी है ना, तो इस तरीके के जो चैप्टर है उसे हम प्रोज कहते हैं। तो प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो जरा समझ लीजिए। तो पहला टाइप पूछा जाता है टर्म से रिलेटेड, मतलब किसी प्रोज में, जैसे पहला प्रोज आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने, तो आपको उसमें से एक टर्म दे देगा। जैसे उसमें एक टर्म है कंडक्ट, है ना, तो आपको पूछेगा कि कंडक्ट का मीनिंग क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा उनका वर्क्स, मतलब जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनकी जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनका लिखा हुआ है, मतलब किनकी रचनाएं हैं। तो आपको पता है ना महात्मा गांधी की है। पहला जब आप चैप्टर पढ़ोगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें बताया हुआ है कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पूछा जाता है प्राइज,
मतलब जो भी ऑथर हैं, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर कोई दूसरा ऑथर हो जिनको कुछ प्राइज मिला हो, कुछ इम्पोर्टेंट प्राइज, जैसे कोई नोबेल प्राइज मिल गया, किसी को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल गया, इस तरीके के प्राइज अगर मिला हुआ है ऑथर को तो वो आपको याद करके जाना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे को मैं ऐसे डिकोड करके पढ़ा दूंगा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे ही नहीं। ठीक है, सारे के सारे प्रोज में से एक एक लाइन में छाट कर ये सारे को डिकोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगली बात, यहाँ पे बर्थ मतलब जन्म से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कोई इम्पॉर्टेंट ऑथर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और आपको बताना होगा, तो सारे के याद नहीं करने होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके बुक का, वो हो गए जॉन डन। ठीक है, तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, इम्पॉर्टेंट पोएट है, उनका सिर्फ बर्थ याद रखना है। और फिर उनका डेथ से भी क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये सब आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये वाला टाइप पूछा जाता है। मतलब आपको पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखा, तो आपको बताना है महात्मा गांधी। उसी तरीके से पूछ देगा आई हैव अ ड्रीम को कौन लिखा, तो आपको बताना है मार्टिन लूथर किंग। तो इस तरीके के प्रोज का नाम और प्रोज के ऑथर के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो है, पोएट्री से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो दूसरा टाइप बनता है वो पोएट्री से। और जो पोएट्री किसको कहते हैं आपको पता है, जो कविता होता है ना, आप अपनी भाषा में समझ लो, जो कविताएं होती है उसको ये लोग पोएट्री बोलते हैं, लेकिन असल में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जो आपका बुक में जो पोएट्री है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। मतलब कोई टर्म से ही पूछेगा, उसका मीनिंग पूछेगा, उनकी जो रचनाएं होंगी उन पोएट का, उनसे पूछ देगा कि ये रचना किनकी है, या फिर पोएट का कोई प्राइज मिला है, वही सारी बात। ठीक है, बर्थ डेट, या फिर आपको पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कौन लिखा, तो आपको बताना है जॉन डन। मतलब इस सेम तरीके क्वेश्चन प्रोज और पोएट्री से पूछे जाते हैं। तो ये सब आप अपने माइंड में समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको जब पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं, तब आपकी जो पढ़ाई होगी एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चलिए अगला जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये बहुत ही पतली किताब है, इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जरा देखिए। पहला जो टाइप होता है, इनमें ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, मतलब मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ऐसे तो इसमें इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, बहुत सारे। मेन बात है कि इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब ही है इंग्लिश की कहानी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश से। तो आपको सिंपल क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या था, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या था, ये वर्ड कौन से इंग्लिश से बिलोंग करता है। तो ये सारे बातें आपको याद करके जानी है। ठीक है, और साथ में उसमें जो ड्रामा है, जो नाटक है, जो उपन्यास है, नोवेल है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट पोएट्री है जो उनमें ऑथर हैं। मतलब जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे ऑथर की भी बात की गई है, बहुत सारे पोएट की भी बात की गई है, कौन से कौन टाइप के पोएट, तो उनके रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुल्क राज आनंद ने कौन सा लिखा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन लिखा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। और इन सारे ऑथर, इन सारे पोएट को अगर कोई इम्पोर्टेंट प्राइज मिला है तो वो भी देखेंगे, वो भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इनका बर्थ डेट, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। और साथ में इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये नोवेल और नोवेलिस्ट का नाम।
मतलब आपको सिंपली पूछ देगा कि ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान ये कौन सा लिखा, कौन जो नोवेलिस्ट हैं, किसने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। मैं सारे इस तरीके के क्वेश्चन जो बुक्स और ऑथर के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इस चैनल पे पहले ही करवा चुका हूँ और इस बार आपको नए तरीके से भी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूं, तो आप ध्यान से समझते जाइएगा। बहुत ही ज़रूरी है समझना कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 50% होते हैं, मतलब 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है एसे राइटिंग का। तो देखिए एसे राइटिंग में वहाँ पे लिखा होता है कि आप ऐसे लिखिए जो कि 150 to 200 वर्ड्स में होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे लिखना होता है 150 से 200 शब्द में, और आपको इसके लिए मिलता है 8 मार्क्स। ठीक है, और इसमें चॉइस होता है 5। कहने का मतलब है कि आपको 5 ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, और आपको उन 5 ऐसे में से कोई एक ऐसे आपको अपने मन से चुनना होता है और उसको 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है वो है प्रोज एक्सप्लेनेशन। अब होता ही है कि जो प्रोज की लाइन होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अभी आपने बुक तो पढ़ी नहीं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, फिर भी यहाँ पे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। जैसे कोई प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसमें से आपको 2 लाइन उठाकर दे देगा, 1 लाइन उठाकर दे देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको बताना होता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इस लाइन को किसने लिखा है और इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, ये 4 मार्क्स के होते हैं, 4 नंबर मिलते हैं इसमें, और इसमें 4 चॉइस होता है और 1 को करना होता है। कहने का मतलब ये है कि 4 क्वेश्चन होंगे, 4 लाइन एक्सप्लेनेशन होगा और उन 4 में से किसी एक का आपको लाइन को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक इसी तरीके से पोएट्री का लाइन एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि आपको कोई भी पोएट्री के 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन उठाकर दे देगा, जहाँ से मर्जी होगा वहाँ से वो दे देगा और आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा। ये भी 4 नंबर के ही होते हैं और इसमें भी 4 चॉइस होते हैं। मतलब 4 जो क्वेश्चन होंगे, 4 लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन होंगे, उन 4 में से आपको 1 बनाना होता है। मतलब 1 प्रोज से बनाना होता है और 1 पोएट्री से। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला जो टाइप है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। अब ये पूछे जाते हैं 5 नंबर के, 5 मार्क्स के लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या होता है कि आपके एग्जाम में 1 लेटर दे दिया होता है और 1 एप्लीकेशन दे दिया होता है, और आपको कहा जाता है कि इन दोनों में से कोई एक, या तो आप लेटर लिखकर दिखा दो या फिर एप्लीकेशन लिखकर दिखा दो, दोनों में से कोई एक का आंसर करना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप का क्वेश्चन है आंसर एनी 5 इन 40 to 50 वर्ड्स। मतलब ना कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा और ये बुक्स होगा, रेनबो से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन होंगे आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, और वो कितने शब्दों में करना होगा, 40 से 50 शब्दों में। ठीक है, और 1 क्वेश्चन को आपको मिलेगा 2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन को मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, और इसमें चॉइस कितने होंगे, 10। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। होता ये है कि आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें से कोई 5, मतलब 10 क्वेश्चन तो दिए हुए रहेंगे, इसमें से कोई 5 का आंसर ही करना होता है, और वो करना होता है 40 से 50 शब्द में, और आपको मिलते हैं 1 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो अगला जो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन टाइप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिहार बोर्ड का जैकपॉट क्वेश्चन है। कहें अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पे क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा होता है और आपको आंसर बहुत कम करना होता है। ज़रा देखिए इसको और समझिए। देखिए प्रोज जो होता है ना, प्रोज के समरी, जो प्रोज होता है उसका समरी लिखना होता है 100 to 120 वर्ड्स में, और इसमें चॉइस होते हैं कितने, 3, मतलब 3 चॉइस होगा, उसमें से कोई एक पर आपको समरी लिखना होगा। उसी तरीके से पोएट्री का समरी लिखने के लिए बोला जाएगा और इसमें भी चॉइस 3 होगा और उन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना होगा समरी। समझ आया? अब यहाँ पे देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कहने का सीधा मतलब ये है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है, मतलब एक ही क्वेश्चन 10 सालों से पूछा जा रहा है, उसी को उलट पुलट के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें चॉइस 3 होते हैं और बनाना होता है एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है ना, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको देगा और उसमें से आंसर करना होगा कितने का, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का। ठीक है, अगला है प्रोज और ऑथर मैचिंग क्वेश्चन। अब होता यह है कि सारे के सारे जो प्रोज हैं उनके जो ऑथर हैं उनका नाम आपको याद करके जाना होता है। इस तरफ आपको प्रोज का नाम दे देगा, इस तरफ ऑथर का नाम दे देगा और आपको मिलाना होगा कि कौन से प्रोज को कौन से ऑथर लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। और ये आते हैं 5 नंबर के, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और ठीक उसी तरीके से पोएट्री एंड पोएट मैचिंग, मतलब इधर दे देगा पोएट्री 5 और इधर 5 पोएट का नाम, और आपको बताना होगा कि कौन से पोएट्री को कौन से पोएट ने लिखा है। तो ये सिर्फ आप याद करके जाइएगा ना, तो 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से ये फ्री के आपको मिलेंगे। और इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है, जो कि 7 ट्रांसलेशन के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से आपको 5 ट्रांसलेशन बनाने होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, जो इतना सारा क्वेश्चन है ना, इतना सारा क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन की वेराइटी कितनी है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है ना। इसमें से केवल और केवल 3 क्वेश्चन का ही आंसर करना होता है। ठीक है, और करके दिया हुआ रहेगा। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मज़ेदार, मतलब कहने का मतलब फ्री का ये नंबर यहाँ से लेना होता है। तो 5 3 जा कितना हुआ, 15 मार्क्स के यहाँ से आपको मिलेंगे। तो जो समझदार बच्चा होगा वो एक ये बना लेगा प्रोज मैचिंग, और दूसरा बना लेगा पोएट्री मैचिंग, और तीसरा अगर उसको कोई समरी याद है तो लिख लेगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ से ट्रांसलेशन बना लेगा। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए। तो आपने देखा क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पे चॉइसेज ज़्यादा हैं और क्वेश्चन हमें कम बनाने हैं, तो अच्छी बात है ना आप लोग के लिए। चलिए अब अगला बात, जो सबसे लास्ट में जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पैसेज और प्रेसी होते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप में से अधिकतर बच्चे समझ पा रहे होंगे इसको। होता यह है कि एक पैसेज दे दिया होता है, एक पैराग्राफ दे दिया होता है, और उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना होता है और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं और आपको आंसर देना होता है। या फिर इसी में और करके एक प्रेसी दिया हुआ होता है। प्रेसी को आप देसी भाषा में या फिर आप हिंदी में समझ लीजिए संक्षेपण, मतलब एक पैराग्राफ फिर से दिया हुआ होगा, इसको संक्षेप करके, मतलब शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको 1/3 जो शब्द है, 1/3 नहीं, टोटल बाई 3, ठीक है, उतने शब्द में क्या होता है, लिखना होता है। तो ये प्रेसी करना होता है और इसमें आपको मिलता है 4 मार्क्स, मतलब 4 अंक मिलते हैं। तो जो समझदार बच्चा होगा वो पैसेज बनाएगा, प्रेसी नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रेसी में नंबर कटने के चांसेज ज़्यादा होते हैं और पैसेज में नंबर लेने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको जो भी बताया ना इस वीडियो में, सारे के सारा मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और एक बात और, अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ये टेलीग्राम जो चैनल है बीरबल प्रसाद सर के नाम से ही है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा,
क्योंकि यहाँ पे जितना भी लेक्चर मैं आपको करवाऊँगा, जितना भी कोर्स से रिलेटेड मटेरियल पढ़ाऊँगा या फिर कोई पीडीएफ देना होगा तो मैं आपको इसी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप बीरबल प्रसाद सर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।